वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में विक्रम चौहान साइंस क्लासेस और बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम अपने क्लास 12th से जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे ये काम करती है, इसके कुछ बेसिक अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो है क्या। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट जो हमने ऑब्टेन किया है उसको, और उसी किसी भी प्रोसेस को जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, तो वो जो ब्रांच बायोलॉजी की होती है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो सिंपली जैसे आप देखते हो, दही बनाना है, ब्रेड बनाना है, वाइन बनाने का जितनी भी तरह के प्रोसेसेस होते हैं वो सभी हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। बट आज की कंडीशंस में, जो आज के जो मॉडर्न सिनेरियो है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीन हमने मॉडिफाई कर दिया है, जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया है, तो उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक हमारी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे कि हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो ये इसमें हमारे पास वैक्सीन का बनाने का प्रोसेस हो गया। तो ये सभी प्रोसेस जो है किसी डिफेक्टिव जीन को ठीक करने का प्रोसेस है, या कोई जीन हमें सिंथेसाइज करना है, तो ये सभी जो है बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसका मेन काम क्या होता है, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का क्या है मैं बताता हूँ आपको। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन, इसमें किसी सेल पार्ट या उसे किसी भी फंक्शन प्रोडक्ट का, मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं किसके लिए, ह्यूमन सर्विसेज के लिए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती है, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसी ऑर्गेनिज्म को, वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में मेनली जो हम आगे पढ़ेंगे कि दो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो में है, इसमें दो टेक्निक मेन होती है। तो पहली टेक्निक जो मेन इसमें आती है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट टेक्निक जो इसमें हमारे पास है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि हमने क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, डीएनए को क्या करना है, किसी भी डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर यानी कि चेंज कर देना है। ये कैसे टेक्निक होती है जिसमें हमने डीएनए की जो है किसी भी जेनेटिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज किया जाएगा, और चेंज करने के बाद उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो कोई सेल हो सकता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो जो जीन हमने मॉडिफाई किया है उसको किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उससे उसके फिनोटाइप को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होगी। दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि मेंटेनेंस की जाती है स्टीराइल कंडीशन की, कि यानी कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट बता रहे हैं उसमें कोई भी क्या हो, कंटेमिनेशन ना हो। कंटेमिनेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप जिस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाहते हो या जिस ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो ना करे। ठीक है, जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई यूकेरियोटिक सेल है जिसको लार्ज क्वांटिटीज में आप ग्रो करना चाहते हो, सिर्फ वही ग्रो करे, उसके अलावा कोई दूसरा माइक्रोब्स ग्रो ना करे। तो ये आपका क्या है, इसके दो मेन टेक्निक्स हैं किसकी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है और कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट में आपको बताता हूँ इसका क्या होता है। आप जानते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या है, वेरिएशन ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल वेरिएशन होती है। तो उसमें जेनेटिक आइडेंटिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन से ही क्या होता है, जेनेटिक मेकअप चेंज होता है या नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बट ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स में हम एक डिजायर्ड एनिमल या डिजायर्ड प्लांट को हम दो क्रॉस करवाते हैं, जैसे हमने क्रॉस पोलिनेशन करके दिखाया था प्लांट्स में,
और हम एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, तो उस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से कई बार क्या होता है, ऐसे जीन भी ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे उस ऑर्गेनिज्म में जो नहीं चाहते। दैट इज समटाइम्स अनडिजायरेबल जीन्स आल्सो कम्स टू द ऑर्गेनिज्म, वो भी उस ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, दैट वी डू नॉट वांट, जो हमें नहीं चाहिए होता। तो अब हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी हेल्प से क्या करें, हम उसी जीन को ट्रांसफर करें हमारे उस ऑर्गेनिज्म में जिसे हम चाहते हैं, और एक्स्ट्रा कोई भी अनडिजायरेबल जीन ना जाए। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ही इजीली इसको किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें क्या करेंगे हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम मॉडिफाई करके बनाएंगे। जो मॉडिफाइड डीएनए होगा उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। डीएनए जो हमने मॉडिफाई किया उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्लोन के लिए यूज कर सकते हैं और उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हम वो क्वालिटी डालना चाहते हैं, ताकि जो अभी हमने अनडिजायरेबल वाली जो क्वालिटी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये इसमें हम करते हैं। तो इसमें ट्रांसफर करने के अलावा जो डीएनए हम ट्रांसफर करते हैं, आपने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है हमारे पास, आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, मॉलिक्यूलर जो चैप्टर हमारा है बायोलॉजी वाला, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हमें एक स्पेशल तरह की जगह चाहिए होती है। मान लो डीएनए ट्रांसफर कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म में, मेरे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है और ये कोई सेल है। इस सेल के न्यूक्लियस में मुझे क्या है, इस डीएनए को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। मुझे ये डीएनए जो सेगमेंट है इसको क्या करना है, किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है। तो जैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो इसका होगा क्या, व्हाट विल हैपन टू इट। तो इसका क्या होगा, या तो ये ऐसे फालतू में पड़ा रहेगा जिसका कोई आगे रोल नहीं होगा, बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे इससे कोई बेनिफिट काम हो। तो वो कब होगा, तो सबसे पहले अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाए, यानी कि न्यूक्लियस में पहुंच जाए। ये क्या पहुंच जाए, उस सेल के न्यूक्लियस में पहुंच जाए। उस न्यूक्लियस का जो उसके अंदर जीन है जिसे हम जीनोम कहते हैं, उसके अंदर जाके क्या कर जाए, इंसर्ट कर जाए। तो ये क्या कर जाए, जीनोम में इंसर्ट कर जाए। और जीनोम में क्या होता है आप जानते हैं, एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में हम इसको ORIC कहेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, अगर ये डीएनए प्रेजेंट है, हमारे जीनोम में प्रेजेंट है, तो डीएनए की कॉपी बनती है। अगर ये नहीं होता, डीएनए कॉपी नहीं बनती है, क्योंकि रेप्लिकेशन यहीं से क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके वो ग्रो कर सके, और एक जब ये सेल डिवाइड करेगा, मान लो ये सेल जो है ये डिवाइड करेगा, एक से दो सेल बनेंगे। तो दो सेल बनेंगे, दोनों में हम चाहते हैं कि ये वाला डीएनए हमारा चला जाए। तो कब होगा, जब इसकी कॉपी बनेगी और दोनों कॉपी बन, जैसे बाकी डीएनए ट्रांसफर होगा तो दोनों के अंदर बस वो भी ट्रांसफर हो जाए। तो तभी हो पाएगा जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी क्या हो पाएगी, क्लोनिंग हो पाएगी, यानी डीएनए की कोई और कॉपीज बन पाएगी। और कॉपीज बनना जो है वो क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। डीएनए की कॉपीज बनाने का प्रोसेस क्लोनिंग कहलाता है। तो अब ये चीज आपको समझ आ गई है। तो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, वो ट्रांसफर करना, वो कैसे करते हैं। आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल में जब आपको बताया गया था, या मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक खास बात ये होती है कि उसके अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा छोटा सा एक और सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। मान लो, और ये प्लाज्मिड डीएनए में फ्रीली एक्स्ट्रा से प्रेजेंट रहता है, और ये इस प्रोकैरियोटिक सेल को कोई स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं, किसी भी माइक्रोब को किल करने के लिए, डिजीज से बचने के लिए। बट कई बार क्या होता है, उस माइक्रोब के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, जो कि इस प्लाज्मिड की वजह से होगा। और वो क्या करेगा, अगर एंटीबायोटिक आपने दे भी दिया तब भी ये माइक्रोब जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके प्लाज्मिड में वो स्पेशल तरह का जीन है जो उसको उस कंडीशन में जिंदा बनाकर रखने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसमें स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयड ने 1972 में इस एंटीबायोटिक जीन को आइसोलेट किया था प्लाज्मिड में से। ठीक है, और उसको आइसोलेट करना मतलब यहाँ से कट करके, मान लो ये प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है, तो आपको इसको कट करके बाहर निकालोगे। मान लो ये कट किया
और इस सेगमेंट में वो जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो इसको अपने कट करके बाहर निकाला। तो बाहर कैसे निकालेंगे कट करके? तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि इसको कटिंग करने में हेल्प कर दे। तो जो कटिंग करने में हेल्प करता है वो स्पेशल तरह का एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हम इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं जो कि इस कटिंग में हेल्प करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सीजर जैसे कैंची काटने का काम करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कटिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी होस्ट, हमें क्या करना, वेक्टर में डालना होगा। जैसे कि प्लाज्मिड हमारे पास है, तो कोई दूसरा प्लाज्मिड हम लेंगे जिसमें इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस, ये इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ पे डाल दिया दूसरे प्लाज्मिड में। अब हम चाहते हैं कि ये प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, हमें इसको ट्रांसफर करना होगा। तो हम इसको किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मान लो ये एक और बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल सेल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के बाद ये बैक्टीरियल सेल वहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा। और जैसे प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाता जाएगा, तो हमारे जो डीएनए है उसकी भी कॉपीज बनती चली जाएगी, और जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो हमें इससे मिल जाएगा। तो यही पूरा स्टेप जो है, प्रोसेस है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, और ये कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि बेसिक स्टेप आइडेंटिफाई करने के क्या होते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें हम जीन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हमें उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके पास वो स्पेशल तरह का जीन है जो हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जिससे हमारे प्लांट की वो पर्टिकुलर तरह की क्वालिटी इंक्रीज कर जाए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसको इंट्रोड्यूस करना, आइडेंटिफाई डीएनए को हमारे होस्ट सेल में, यानी कि वो डीएनए को आइसोलेट करना है, निकालना है, और उसके बाद होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा देना है, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देना है। होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के बाद आपने जो डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो वो मेंटेन रहे उस होस्ट के अंदर, और वो अपनी प्रोजेनी में उसको ट्रांसफर करता रहे, यानी कि वो आगे आने वाली जनरेशन में भी पास होता रहे। इस तरह से काम होगा तो हमारे पास जो है ये बायोटेक का काम जो है, यानी जीन ट्रांसफर करने का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रोसेस इजीली हो जाता है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें टूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ कम करनी चाहे तो हमें कुछ टूल्स चाहिए, यानी कटिंग करने के लिए चाहिएगा, कोई होस्ट चाहिएगा, तो ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली जो इसमें टूल्स हमारे पास आएंगे वो आएगा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मैंने अभी आपको बताया कि वो एक ऐसा तरह का एंजाइम होता है जो कि डीएनए में कटिंग करने का काम करेगा, डीएनए को कट करके बाहर निकालने में हेल्प करेगा। दूसरा हमारे पास है क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि वेक्टर वो है, अब देखो मॉस्किटो के बारे में आप जानते हो, मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या करेगा, मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, क्या कर रहा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को ट्रांसफर करता है। तो मलेरिया यहाँ पे क्या एक वेक्टर है। इसी तरह से हमें वेक्टर, यहाँ पे मलेरिया को एक्चुअली मलेरिया को वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर चीज को। बट अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जो कि क्या कर रहा है, डिजायर्ड जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जीन में ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो ये है क्लोनिंग वेक्टर। कंपिटेंट होस्ट, कंपिटेंट होस्ट का मीनिंग है कि हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करें कि जो हमारे डीएनए डालना चाहते हैं उस होस्ट में वो रिसीव कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, तो है होस्ट कंपिटेंट बनाना कहलाता है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो 1963 में 2 एंजाइम्स डिस्कवर किए गए थे ई कोलाई में। ये देखा गया कि वो बैक्टीरियोफेज को, जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इट हिंडर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को क्या, मतलब बैक्टीरिया हमारा इकोलाई है और उसको इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरिया को इकोलाई हो गया। तो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो अब इन ऑर्गेनिज्म में, यानी कि बैक्टीरिया में एक ऐसी क्वालिटी देखी गई कि वो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकता है। अब वो कैसे रोकता है, पता चला कि वहाँ पे स्पेशल तरह के एंजाइम्स होते हैं जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो इस काम को पॉसिबल बनाते हैं। ये 2 तरीके से काम करते हैं।
पहला काम क्या होता है, इनमें से एक की प्रॉपर्टी क्या आती है कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं डीएनए में। डीएनए में क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डीएनए का हमारे पास क्या होता है, जैसे एडेनिन होता है, तो आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि एक बेस होता है, साथ में शुगर होती है, शुगर के साथ क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। अगर मान लो आप इसके फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पर है, यानी कि शुगर जो हमारे पास है, इसमें आगे इलोंगेशन होती रहती है, नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि मिथाइल ग्रुप जोड़ दें और ये आगे वाले बॉन्ड फॉर्म ना कर पाए, तो आगे इसका जो डीएनए वो बन नहीं पाएगा, ठीक है, कंटिन्यू नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो डीएनए ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है अदर कट द फेज डीएनए, यानी कि जो डीएनए है उसको कहीं से बीच में से या कहीं एंड से क्या कर देगा, वो कट करके तोड़ देगा, तो ये कहलाता है। तो सेकंड वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे काम का है, जिसमें क्या करते हैं, जिससे जो क्या करेगा, फेज जो होता है यानी कि बैक्टीरियल फेज को बीच में से कहीं पे डीएनए क्या कर देगा, कट कर देगा। तो ये कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंड रिलीज। और मैं आपको बता दूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के हैं। पहला वो एंजाइम जो एंड से कट करे, जैसे न्यूक्लियोटाइड का बने होते हैं हमारे पास कोई भी डीएनए, जैसे कि ए टी जी सी, ये है, मान लो ये एक स्ट्रैंड है। अब इसमें लास्ट वाले को ए को निकाला, फिर उसके बाद टी को निकाला, अब ये एंड से अगर कटिंग करता हुआ जाता है तो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि बाहर की तरफ से कट कर रहा है। अगर वो बीच में कट करता है तो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये आपको मैं आगे बाद में और डिटेल से बताऊंगा, तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम है हाइंड 3, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। और हाइंड 2 जो है ये देखा गया कि हमेशा क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल को जो कट करता है कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे कट लगाता है, ठीक है। यानी कि जैसे डीएनए के मैंने अभी बताया आपको कि वो बीच में से कट लगाता है, कहीं भी डीएनए के सेगमेंट में बीच में कट लगा देगा। कट लगाने का मतलब क्या है, जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड है उसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये कट करके तोड़ देता है उस डीएनए को, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा, यानी कि आगे एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अलग कर देता है, तोड़ देता है उनके बीच का बॉन्ड। आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जानते हैं, उसको ही ब्रेक कर देता है, ठीक है। बट ये करेगा कहाँ, इसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर ये क्या करता है, कट रहा है। और जिस जगह पे ये पर्टिकुलर जगह पे कट कर लगाता है तो उससे कहता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी कि उस जगह को रिकॉग्नाइज करता है। तो वो क्या होगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, किस चीज के लिए, हाइंड 2 एंजाइम के लिए। अब तक हम 900 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आइसोलेट कर चुके हैं, लगभग 200 स्ट्रेन में से, ठीक है। लगभग हमारे पास कितने स्ट्रेन हैं, 230 स्ट्रेन, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या है, 230 स्ट्रेन से लगभग अब तक क्या है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट कर चुके हैं डिफरेंट तरह की बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में कुछ बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियेजेस की क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि डीएनए से रिलेटेड है ये। और एक दो तरह के होते हैं न्यूक्लियेजेस, एक एक्सोन्यूक्लियस जो कि क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को कट करके बाहर निकालता रहेगा, कहाँ पर, फ्री एंड में से, दोनों एंड के बाहर से, आखिरी जो लास्ट एंड होते हैं उनसे क्या करेगा, कटिंग करता हुआ। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता था, एंडोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर ही किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या करता है, वो कट लगाता है, ये एंडोन्यूक्लियस हो गया। तो ये दो तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारे पास। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि वो स्पेशल तरह की जगह को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है जहाँ पे वो कट लगाएगा, और उसको हम पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, जहाँ पे कट लगाता है। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है मैं वो बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है जिस मलयालम, आप देखो यहाँ से पढ़ो MALAYALAM, इसको उल्टा पढ़ो तब भी स्पेलिंग सेम रहेगी, यानी कि दोनों साइड से, यहाँ से रीड करो या इस तरफ से रीड करो, दोनों तरफ से स्पेलिंग सेम रहेगी। तो ऐसी सीक्वेंस जो दोनों तरफ से कहीं से भी रीड कीजिए सेम होती है तो वो कहलाती है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे डीएनए की एक सीक्वेंस का एग्जांपल लेके दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो इधर से क्या है GAATTC, और दूसरे साइड से देखो तो जैसे भी GAATTC, ठीक है। यहाँ तो कहीं से भी रीड करो क्या है, दोनों तरफ सीक्वेंस सेम होती है, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। अब हाइंड जो हमारे पास एंजाइम था वो क्या करता है, इस जगह पे देखो ये सीक्वेंस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो ये जी और ए इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक एंड पे, और दूसरे जो स्ट्रैंड है उस पे ए और जी के बीच में यहाँ पे, इन दोनों जगह पे कट लगा देगा और इसको अलग अलग कर देगा। अब ये एंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जैसे डीएनए सेगमेंट यहाँ पर है,
कुछ कट एक जगह यहाँ लगाया और एक कट लगाया, जिसकी वजह से हमारे पास एक फ्रैगमेंट इस तरह का बनेगा और दूसरा फ्रैगमेंट जो है वो इस तरह का बनेगा। तो यानी कि फ्रैगमेंट्स देखो ये एंड आगे पीछे हैं, आगे सीक्वेंस देखो डीएनए की होगी, इधर भी होगी और उस तरफ भी डीएनए की सीक्वेंस होगी, बट ये जो एंड बना है देखो ये आगे पीछे एंड होते हैं। और इस तरह के एंड्स जो कंटिन्यूस सीधे ना होकर आगे पीछे होते हैं, इन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं इनको? स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड्स ही हमारे मेन काम के हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में मेन काम करते हैं। दूसरे एंड वो होते हैं जैसे कि हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये दोनों तरफ बिल्कुल सीधा काट दे, तो ये एंड जो है इक्वल कट कर दे और ये आगे पीछे स्टैंड नहीं होते, सामने सामने कर दिया। और ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा रोल के नहीं होते, काम आते हैं, इन्हें हम ब्लंट एंड्स कहते हैं और ये हमारे काम में नहीं आएंगे बायोटेक्नोलॉजी के। ज़्यादातर हमारे पास जो काम आते हैं वो स्टिकी एंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हाइंड टू है ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। आगे तो अब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में देखा, तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे कि ये एक वेक्टर डीएनए है और ये वो फॉरेन डीएनए है जिसमें कहते हैं, तो पहले हमें वो आइसोलेट करना है। तो हमें देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम सीक्वेंस है, यानी ये अलग ऑर्गेनिज्म है वेक्टर डीएनए और ये हमारा होस्ट कोई दूसरा है जहाँ से हम डीएनए को निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हाइंड टू से कट कर दिया, देखो इसने यहाँ पे जी और ए के बीच में कट लगाया और यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से एंड बनेगा जिसको मैंने अभी बताया क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स, क्योंकि एंड आगे पीछे है, सीध में नहीं है। तो और इस तरह से यहाँ पर भी कट लगेगा तो यहाँ पर भी स्टिक एंड प्रोड्यूस होगी, आप देख रहे हो यहाँ पे। और एंजाइम का नाम जो उसका कट लगा रहा है उसका नाम क्या है, इको आर्बन। ये इको आर्बन एंजाइम है जो कट लगा रहा है। अब इको आर्बन एंजाइम में कट लगा दिया, इसके बाद क्या होगा, ये देखो ए और ए, टी और टी, इनके साथ क्या कर लेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही जो टी और टी है ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल जानते हो कि ए हमेशा टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करता है, टी ए के साथ, ए टी के साथ, जी सी के साथ और सी जी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद अभी ये एंड अभी जुड़े नहीं है, ये अभी अलग अलग है। तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज, LIGASE। ये एंजाइम जो है इस एंड को यहाँ पर और ये जो दूसरा एंड था यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देगा, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, जिसकी वजह से ये डीएनए दोनों क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। और इस तरह से हम क्या किए हैं, एक डीएनए इस जो हमारे पास ये फ्रेगमेंट है इसको किसी वेक्टर डीएनए में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, जो कि इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, काम करते हैं। और आपके सामने जो सीक्वेंस लिखी हुई है GAATTC, ये इको आर1 एंजाइम के लिए क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कि इसको कट लगाता है। तो इको आर1 क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब ये आपको समझ आ गया है अच्छे से, तो मैं आपको अच्छे से एक बार और बता दूं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट लगाते हैं डीएनए पर लिटिल अवे, थोड़ा सा पैरेंटोमेर सीक्वेंस से थोड़ा दूर, ठीक है, या उनके बीच में कट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सिंगल स्टैंड पोर्शन होगा वो एंड बाहर आ जाएगा थोड़ा सा, और ओवर हैंगिंग स्ट्रेच हमें मिल जाते हैं, यानी कि कुछ स्ट्रेचेस मिल जाते हैं जो ओवर हैंगिंग यानी कि इस तरह से आगे पीछे थे, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। ये स्टिकीनेस जो ये होती है हमें हेल्प करते हैं किसमें, एंजाइम को डीएनए लाइगेज को ज्वाइन, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम मैंने बताया था जो ज्वाइन करने हेल्प करता है, तो इस तरह से हेल्प हो जाती है इसको ज्वाइन करने में, ज्वाइन इजिली कर पाता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, फिर इजिली क्या कर पाएगा, ज्वाइन कर पाएगा। फॉरेन डीएनए और जो होस्ट डीएनए जो कट किया था उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पहले कट लगाना होता है ताकि सेम तरह के एंड बने। देखो सेम टाइप के एंड्स बनेंगे तभी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। अगर डिफरेंट तरह के एंजाइम से कट लगाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए जब भी कट लगाएंगे होस्ट डीएनए और फॉरेन डीएनए में सेम तरह का हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना होगा। फिर जो डीएनए फ्रैगमेंट बनेंगे उनको स्टिक एंड्स बनेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे एक एंजाइम के साथ जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेजेस। ओके, इसके बाद अब क्या करते हैं, हमारे पास रूल्स है। जैसे अभी आपने पढ़ा था इको आर1, हमने क्या था, एक एंजाइम का नाम पढ़ा इको आर1। एक्चुअली इसका नाम ये इको आर1 क्यों पड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन नेमिंग कैसे की जाती है, रूल्स क्या होते हैं नेम करने के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। तो रूल करने का तरीका, इसके नाम करने का तरीका क्या है, तो पहला फर्स्ट लेटर जो है, यानी कि जैसे आपके सामने ई नजर आ रहा है, फर्स्ट लेटर जो है वो किससे आता है, उसके जीन से। जैसे ई जो यहाँ पे है इश्चेरिशिया और सी ओ से है कोलाई, तो बैक्टीरिया है जिसका नाम है इश्चेरिशिया कोलाई, तो ई से इश्चेरिशिया, सी ओ से कोलाई, उसका ये नाम हो गया। फिर सेकंड टू लेटर्स, यानी कि फर्स्ट लेटर तो क्या हो गया, जीनस का नाम हो गया, और सेकंड क्या हो गया, कोलाई जो है उसके स्पीसीज का नाम होगा। उस सेकंड के दो लेटर ले लेंगे, जीनस के क्या आएंगे, फर्स्ट टू लेटर्स ले जाएंगे। और फोर्थ लेटर यानी कि आर जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये जो आर है,
ये क्या है, उस स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन है, यानी कौन सी उसके आगे और टाइप है। जैसे वो जो हमारे पास बैक्टीरिया के भी कई टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो उसके फर्दर कौन सा स्ट्रेन है उसका हम इसमें से लेटर ले लेते हैं आर। फिर कई सीरीज में इनके आगे और हम क्या करते हैं, डिस्कवरी के बेसिस पे क्या करते हैं, इनको रोमन लेटर देते हैं, यानी कि 1। तो अब हमारे पास क्या था, इश्चरीशिया कोलाई को हम देखे ई को, आर स्ट्रेन है, आर वाई से स्ट्रेन है, तो आर फर्स्ट लेटर ले लिया आर, और ये 1 3 इसके नंबरिंग थी, इसके 1 ले लिया हमने नाम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब मैंने आपको बताया कि करते कैसे हैं। देखो ये रहा हमारे पास, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कैसे करते हैं। ये वेक्टर डीएनए है और ये हमारे पास फॉरेन डीएनए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम तरह के एक ही तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाएंगे। तो क्या लिखा है, सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद ये हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट आ गया जो हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्या है, स्टिकी एंड से मिल गए। और ये जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखो ये अलग हमने बीकर में किया है, ये अलग बीकर में किया है। अब इन दोनों क्या करते हैं, मिक्स कर देंगे। अब एक ही जगह इकट्ठा डाल देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। और यहाँ पे डीएनए लाइगेज जो है, ये एंजाइम क्या है, डीएनए लाइगेज है, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये वेक्टर हमारा तैयार हो गया जो कि मॉडिफाइड है, और ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और प्लाज्मिड हमें, ये प्लाज्मिड हमारा आ गया, यानी कि प्लाज्मिड था हमारा होस्ट। अब प्लाज्मिड जो है वेक्टर काम करता है, तो वेक्टर में हमने डाल दिया। अब वेक्टर क्या करता था, एक से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब वेक्टर देखो यहाँ पे आ गया, और ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे हम। प्लाज्मिड को हमने क्या कर दिया, ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक को काम में लेके आते हैं। तो अब आगे क्या होता है, अभी जो हमारे पास क्या किया हमने कर दिया, बट ये जो डीएनए फ्रेगमेंट हमारे पास है, यानी कि जो ये वाला डीएनए, इसको जिस ऑर्गेनिज्म से हमने निकाला है वो निकाला कैसे है, उसके बारे में बताते हैं। तो यानी कि हमने क्या करना है, सेपरेशन करना है, आइसोलेट करना है, सेपरेट मतलब अलग करना है, और उसको निकाल लेना है उस डीएनए फ्रेगमेंट को जो हमें चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले काम क्या होता है, कटिंग करते हैं डीएनए की, किससे, एंजाइम से, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर जो रिजल्ट आएगा उससे क्या होगा, हमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट मिल जाएंगे, यानी कि टुकड़े मिल जाएंगे डीएनए के। क्योंकि ऐसा नहीं होगा वो एक ही जगह पे कट लगेगा, हो सकता है उसी तरह की कटिंग करने की जगह कई सारी हो। तो अगर वो सेम तरह की सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ज़्यादा होगी, तो हर जगह पे कट लगा देगा और छोटे छोटे से फ्रैगमेंट बन जाएंगे। फ्रैगमेंट बनने के बाद एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे क्या कर लेंगे, हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अभी सेपरेट कैसे होते हैं उसके बारे में बता दूं। तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, अब आपके सामने देखो यहाँ पे एक जेल नजर आ रही है। अब ये एक जेल है, इस जेल में क्या करता है, हम यहाँ पे देखो ये वेल बने हुए हैं। ठीक है, इन वेल्स में क्या होता है, ये जो जेल है कुछ इस तरह की होती है जैसे कि मैश होता है, छलनी, उस तरह काम होता है। और इसमें जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है डीएनए का वो सबसे आगे चला जाता है, और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट जो है वो सबसे पीछे रह जाता है। यानी कि जिस लेंथ डीएनए की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी वो पीछे रह जाएगा, और छोटी लेंथ वाला डीएनए जो है वो आगे आ जाएगा। और साइज के बेसिस पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सेपरेट उस तरफ जा क्यों रहा है, एक्चुअली डीएनए को मूव कैसे करें। अब कौन सी एनर्जी ऐसी है जो कि डीएनए को मूव करवा रही है इस तरफ, तो मैं वो बताता हूँ। अब ये जेल जो हमारे है बफर सॉल्यूशन में रखी है। बफर सॉल्यूशन वो जो पीएच एक मेंटेन करेगी ताकि डीएनए डीनेचर ना हो, खराब ना हो। तो अब हमने इसको एक ऐसे कंटेनर में रख दिया है, कहाँ रख दिया, एक कंटेनर में रख दिया है जेल को। और दोनों एंड पे हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिया। मान लो यहाँ पर हमने इस तरफ जो है नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, और इस तरफ हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम जानते हैं डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, तो डीएनए इस तरफ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो इस तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा जो चार्ज है, यानी डीएनए है, वो वेल इस तरफ से नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और इस तरह से जो सबसे छोटा होता है वो सबसे आगे दौड़ आ जाता है, और सबसे बड़ा वाला पीछे रह जाता है। ये डिपेंड करता है साइज पे, छोटा साइज वाला ज़्यादा स्पीड से आगे निकल जाता है, और जिसका साइज बड़ा था वो पीछे रह जाता है। तो कुछ इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं इस टेक्निक में। तो मैंने अभी बताया कि नेगेटिवली चार्ज जो होता है डीएनए फ्रेगमेंट पे होता है, इनको सेपरेट करते हैं, इनको कहाँ रखते हैं, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, उस तरफ हमारे पास नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव कर रहा होता है हमारे पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस की वजह से मैट्रिक्स यानी कि मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और वो डीएनए मूव करता है।
इसमें जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं वो एग्रोज की हेल्प से बनाते हैं, और मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, आपको टॉपिक पढ़ाए भी हुए, जिसमें क्या था, एग्रोज जो होता है हमारे पास एक रेड एलगी से मिलता है, उसका नाम हमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप लिख के बताइए कि एग्रोज किस एलगी से हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये एक रेड एलगी है, मैंने आपको बता दिया रेड एलगी से ऑब्टेन होता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, तो रेड एलगी मैंने बताया जिससे हमें क्या मिलता है, एग्रोस मिलता है, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जेल बनाएंगे। और ये नेचुरल पॉलीमर है जो कि सी वीड से मिलता है, जो कि एक रेड एलगी है। अब डीएनए फ्रैगमेंट है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सेपरेट कर जाएगा। सीविंग इफेक्ट यानी कि छलनी जैसा इफेक्ट होता है, जो अगर चल स्मॉलर फ्रैगमेंट का साइज छोटा होता है और वो जल्दी मूव करेगा और आगे पहुंच जाएगा। इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट करते हैं। अब सेपरेटेड फ्रेगमेंट को हम देख सकते हैं, अब वो देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे पूरा टोटल डीएनए बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद हमने एक बीकर या टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाया, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। साथ ही इसी के अंदर हमने क्या है, एक डाई डाल दी है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। अब ये डाई क्या करेगी, डीएनए के बीच में फंस जाती है, और डीएनए की जहाँ जहाँ डीएनए जाएगा वहाँ वो डाई जाएगी। और इस डाई का प्रॉपर्टी क्या होता है, इस डाई को जब कभी भी यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में रखा जाए तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करती है। यानी कि ये डाई अगर यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में रख दी जाए तो ब्राइट ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आपको इस मार्कर के इनका नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का कलर ये प्रोड्यूस करती है, यानी कि जल में आपको ऐसे ही नजर आ रहा है। अब क्या होता है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर आपको शौक पता चल देगा कि इस जेल में डीएनए कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि डीएनए बहुत छोटा होता है जिसे हम देख नहीं सकते सिंपली। तो हमें क्या करना होगा, ये इस इथिलीन ब्रोमाइड का यूज करेंगे। तो सेपरेटेड जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, अब जैसे मान लो अगर मुझे कोई फ्रेगमेंट चाहिए, मुझे ये वाला डीएनए का पीस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको जेल के साथ कट कर दूंगा और इसको कट करके बाहर निकाल लूंगा और फिर इसका यूज कर लूंगा। तो इस तरह से डीएनए को कट करके एग्रोस जेल से क्या करना है, बाहर निकालना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इल्यूशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, इल्यूशन। तो इल्यूशन प्रोसेस हम बाहर निकालेंगे, यानी कि इस तरह से वो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए फ्रैगमेंट को निकालते कैसे हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। तो इस वीडियो में आपको मैंने ये बताया अब तक कि किस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका काम क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें हम किस तरह से जीन को इंसर्ट करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कैसे कैसे काम करती है। मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया, प्लाज्मिड के बारे में बताया इस वीडियो में, और आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे समझ आया होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। बेल आइकन भी आप क्लिक कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।